ब्रह्मा परविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। टीचर्स डे के इस खास मौके पर ईटी नाउ स्वदेश के सभी व्यूअर्स को टीचर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। बेहद खास शो इस खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस शो का नाम है छा गए गुरु। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के दिन हर साल 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इस मौके को और भी खास बनाएंगे आपके लिए। हम आपको निवेश का वो ज्ञान देंगे जो कि आपके पोर्टफोलियो को 4 चांद लगा सकता है। दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और वो हमें बताएंगे। बाजार तो देखिए अपने आप में ही गुरु है, कई सारी चीज़ें आपको सिखाता है, लेकिन ऐसे में जो चीज़ें आपने सीखी हैं उनको एक तरह से इम्प्लीमेंट कैसे करना है और किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को, अपने निवेश के नज़रिए को, अपने इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाना है, ये आपको समझाने की कोशिश होगी। और साथ ही कई सारे बड़े दिग्गज अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स भी होंगे जो कि हमारे एक्सपर्ट्स आपके बीच रखेंगे। ये मार्केट गुरु आपको देंगे कमाई वाले दमदार शेयर्स का ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका स्वागत करते हैं और उनसे आज बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स इस खास शो में जुड़ गए हैं। मेरे साथ एक तो हेमांग जानी है, इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट हैं, सीनियर ग्रुप वीपी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से। मेरे साथ एनॉक वेंचर्स के विजय चोपड़ा भी हैं और शेर खान से मेरे साथ संजीव होता भी है। आप सभी का बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और शुरुआत जहां पर हम शिक्षक दिवस से कर रहे हैं, आप टीचर्स डे के मौके पर क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों से मैं जानना चाहूंगी आपके फीलिंग्स क्या हैं। बचपन में आप जब पढ़ाई करते थे, आप जब एक स्टूडेंट थे, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपके शिक्षक ने आपको सिखाई, आपके टीचर ने आपको सिखाई, या फिर आपके फेवरेट टीचर कौन है? शुरुआत हेमांग जी आपसे करना चाहूंगी। एक तो बहुत स्वागत है, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और टीचर्स डे के इस मौके पर बाजार ने आपको क्या सिखाया है? कौन से ऐसे शिक्षक हैं जिनको आप अपनी जीवनी में कह सकते हैं आपके जीवन में एक तरह से कंट्रीब्यूशन बड़ा उन्होंने दिया है, ये मानते ही भी हमें बताएं कुछ भी जो आप शेयर करना चाहें। जरूर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक जो मेरी यादें हैं, जब अर्ली हम कॉलेज डेज में थे तो वो टाइम पे हर्षद मेहता का जो इनिशियल फेज था वो काफी एक्साइटमेंट क्रिएट करता था। आई थिंक सेंसेक्स 1000 लेवल वो टाइम पे क्रॉस कर चुका था। तो हम लोग हमारी एक पेपर ट्रेडिंग करते थे एंड जहाँ पे हमें लगता था कि भाई ये कंपनी होनी चाहिए, तो दोस्तों के साथ हम मिलके पूरा 2 व्हीलर स्टॉक्स बहुत पॉपुलर थे, हीरो मोटर्स, बजाज। तो पेपर में डाल के हम लोग कंपेयर करते थे कि किस तरह की परफॉर्मेंस है और हम किस तरह की वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके बाद काफी बाजार में उतार चढ़ाव देखे और काफी लर्निंग करने को मिली, बट इनिशियल डेज का वो जो एक्साइटमेंट था और वो जो लर्निंग था वो आज भी याद है। और स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है जहाँ पे कितने भी साल आप लगा लो, आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है, एंड दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट अबाउट द स्टॉक मार्केट। बिल्कुल, ये बेहद अच्छी और काफ़ी बड़ी बात कही है आपने। और सब जो हमें इस वक्त देख रहे हैं इस बात से इत्तेफाक भी रखेंगे क्योंकि वक्त वक्त पर शेयर बाजार आपको कई सारी चीज़ें सिखाता है और इन चीज़ों से, इन सीख को आगे लेकर आपको जाना है। और जहाँ पर निवेश आप कर रहे हैं या जो भी अपना मंत्र है, उनके साथ साथ इन सीख को भी आपको जोड़ते चलना है। यही एक बड़ा मंत्र है जो कि आपको मानकर चलना चाहिए। विजय जी आपका भी स्वागत है, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। बताएं टीचर्स डे के मौके पर आप क्या शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? मानसी, पूरे जीवन भर जब तक हम कार्यरत रहते हैं या हमें बहुत सी चीज़ें सिखाती हैं, बहुत से लोग सिखाते हैं। और मैंने जो सीखा अपने गुरुओं से वो ये है कि तो सीखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ से सीखना चाहता है और किससे सीखना चाहता है। तो सीखने की जो प्रवृत्ति है वो मुझे लगता है होनी चाहिए। जो हम सब में अगर रहती है, जिज्ञासा रहती है, तो हम निरंतर रूप से सीखते रहते हैं और कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। और टीचर्स निश्चित रूप से हमें मदद करते हैं कि उस खोज को आसान करने में और जो हमारे सवाल हैं उनके उनके जवाब ढूंढने में। मुझे लगता है कि पिछले कितने ही सालों से हम मार्केट्स में हैं, तो मार्केट सबसे बड़ा टीचर रहा है हमारा। इसके अलावा जैसे ही पैदा होते हैं हमारे माँ बाप हमारे टीचर होते हैं, फिर स्कूल में, कॉलेज में हमारे टीचर होते हैं, और जब हम नौकरियाँ करते हैं तो बॉसेस हमारे टीचर होते हैं। तो निश्चित रूप से हर एक लेवल पे हमारे टीचर रहे हैं और मैं सभी को नमन करता हूँ और आई एम रियली हम्बल्ड। मैं इतने सारे नाम हैं, मैं अभी टीवी पे कैसे लूँ। और मगर ये बात निश्चित है कि सबसे बड़ा टीचर मेरा ज़िंदगी में यदि कोई रहा है तो वो स्टॉक मार्केट रहा है। और आज भी
जब भी कभी दिमाग में हवा भर जाती है या कभी कोई किसी बात का गुमान आ जाता है तो मार्केट आपको ये बता देता है कि यू आर नॉट ऑलवेज राइट, मार्केट इज ऑलवेज राइट। तो मुझे लगता है मार्केट से बड़ा कोई टीचर नहीं है, हम सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स ही अच्छे से समझते हैं और बहुत कुछ है नया सीखने को जो मार्केट रोज सिखाता है। बिल्कुल, ये वो एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं और आप तक उनकी भावनाएं पहुंचा रहे हैं, जिन्होंने बाजार के उतार चढ़ाव लगातार देखे हैं। हेमांग जी जिस तरह से बता रहे हैं, विजय जी जिस तरह से बताए हैं, एक्सपीरियंस है कई सारे मार्केट्स को लेकर और उसी के तौर पर या उसी के रिजल्ट के अनुरूप वो हमें ये सारी की सारी एडवाइसेस दे रहे हैं, तो इन्हें खास तौर से ज़रूर ध्यान में रखें। और संजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। बताएं आपके फीलिंग सेंटिमेंट्स क्या हैं, टीचर्स डे के मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। बाजार को तो हम सब एक टीचर के तौर पर समझते ही हैं, लेकिन अभी अगर कुछ आपकी बचपन की यादें हमारे साथ शेयर करना चाहें। मैं दोनों पार्टिसिपेंट के साथ विजय जी और हेमांग जी दोनों के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि मार्केट से बड़ा टीचर कोई भी नहीं है। और जो हम गुरु और इनकी बात करते हैं, कोई भी गुरु नहीं है मार्केट में। हम लोग रोज रोज एक नया चीज़ सीखते हैं मार्केट में। और जिस तरह का बीएम मार्केट की बात करते हैं, हर बार मार्केट जो फॉल होता है हमको एक नया चीज़ ही सिखा के जाता है। तो मार्केट ही सबसे बड़ा गुरु है मेरे लिए। और ऐसे तो बहुत सारे टीचर्स रहे हैं ज़िंदगी में, तो सबका नाम लेना तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। लेकिन जब मैं मार्केट में एंटर कर रहा था आज से 20-22 साल पहले, तो संजय बख्शी जी जो हैं एमडीआई के टीचर्स रहे थे उस समय, और उनके जो ब्लॉग और उनकी जो बुक्स हैं उनको बहुत अच्छा से मैं फॉलो करता हूँ और बहुत सीखने को मिला उनसे। और हालांकि उनको छोड़ के बहुत सारे टीचर्स हैं और रोज लर्न होता है मार्केट में, तो मैं खुद को अभी शिष्य ही मानता हूँ और बहुत सारे कुछ सीखना है इस मार्केट में। सारे के सारे एक्सपर्ट्स, आप तीनों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके विचार और आपकी भावनाएं जो हैं, उम्मीद करती हूँ इस माध्यम से आपके गुरु जो हैं उन तक पहुँच भी रहे हैं। और सही मायने में आपने कहा है कि बाजार एक बड़ा गुरु है, लेकिन साथ ही आप अपने जीवन के ये जो जर्नी है इसमें जितने भी टीचर्स का नमन कर रहे हैं, एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो सब आपको सुन रहे हैं और उन सभी गुरुओं को मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं, थीम सेट कर देते हैं। देखिए, बाजार कई सारे पड़ाव वक्त वक्त पर आपको दिखाता है, कई सारे सिचुएशंस दिखाता है, लेकिन इन तमाम सिचुएशंस में निवेश का नजरिया, कह सकते हैं एंट्री पॉइंट, अपॉर्चुनिटी हर तरफ मिलती जरूर है। जहां कहीं गिरावट है तो कहीं अच्छे संकेत भी मिल रहे हैं जहां पर एंट्री आपको लेनी है, या सिचुएशन को देखते हुए पोर्टफोलियो में उन सेंटिमेंट्स या उन सेक्टर्स का समावेश आपको करना है। लेकिन ये समझाए कौन, और यही आपके सवाल या यही उलझन को सुलझाने की कोशिश होगी इस खास पेशकश में। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स जो हैं इस वक्त की सिचुएशन को समझते हुए थीम्स के हिसाब से उन्हें जो पसंदीदा शेयर्स लग रहे हैं निवेश के लिहाज से, वो आपके सामने रखेंगे और उन्हें आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। ये वो स्टॉक्स होंगे जो कि हमारे एक्सपर्ट्स ने काफ़ी हद तक रिसर्च किए हैं, फंडामेंटली उन्हें काफ़ी दुरुस्त लग रहे हैं और इसी के चलते इस खास पेशकश में, इस कड़ी में हमारे साथ शामिल किए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और संजीव जी आपसे शुरू करना चाहूँगी, बताएं आपकी तरफ से पहला स्टॉक इस कड़ी में क्या होगा। जी, तो मेरा पहला स्टॉक होगा वो टेक्निकल की तरफ से है, वो है एसआरएफ लिमिटेड। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और जिस तरह का उनका कैपेक्स टारगेट है फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, जो कि 15,000 करोड़ का है, उसे 12,500 करोड़ वो स्पेशलिटी केमिकल में लगाने वाले हैं, जिससे कि ये तो जरूर देखने को मिलेगा कि 20% का रेवेन्यू ग्रोथ फैसिलिटी केमिकल में और 20% प्लस का आरओसी वो एक कंसिस्टेंसी हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स में जो वो लोग पैसा डाल रहे हैं जहाँ पे कि बहुत बड़ा रूम फॉर ग्रोथ है आने वाले सालों में। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, सुपीरियर अर्निंग आउटलुक है, 19-20% का कैगर होने वाला है 22 से 24 तक सॉरी। फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है, अभी 28-29 टाइम्स मिल रहा है FY24 में। तो मुझे लग रहा है यहाँ से 3,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है और लॉन्ग टर्म में यहाँ से भी डबल हो सकता है एसआरएफ। तो केमिकल प्लेस में एसआरएफ के नाम को लगातार हम जब भी डिस्कस करते हैं केमिकल सेक्टर पर, तो एसआरएफ का नाम तो होता ही है जो कि सामने आता है। और स्टॉक का परफॉर्मेंस अगर देखें हर तरफ से हमने देखा, हर लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर बिल्टअप होता हुआ, चाहे फिर फंडामेंटल ट्रिगर्स हो या फिर टेक्निकल नुआंसेस हो, हर जगह से एसआरएफ काफ़ी अच्छा साबित होता हो। केपिक्स थीम जिसकी संजीव ने बात कही, काफ़ी तगड़ी है ये थीम और इसी के चलते काफ़ी हद तक कंपनी कारोबार विस्तार को लेकर भी काफ़ी कुछ प्लानिंग कर रही है। 1 साल का नजर
नजरिया 2960 से 3000 का संजीव मानकर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ से और लंबी अवधि के लिए अगर आप लगाकर इसे चलते हैं, अपने पोर्टफोलियो में मेंटेन करते हैं, तो इन लेवल से भी डबल होने की पूरी गुंजाइश नजर आती है। तो SRF पहला स्टॉक इस कड़ी में हमारी तरफ से। हिमांग जी बताएं, आपके तरफ से आपकी लिस्ट में पहला स्टॉक कौन सा है? मानसी, पहला मेरा स्टॉक है कोल इंडिया, और हमारा सबसे उसमें मेन जो रीजन है वो ये है कि जो डिमांड आउटलुक है कोल की वो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि यूरोप साइड पे जिस तरह का डिपेंडेंसी रशियन गैस पे है और जिस तरह की दिक्कतें आ रही है, तो हमें लगता है कि जो कोल की जो डिमांड है वो अच्छी रह सकती है एट अ ग्लोबल लेवल। इंडिया के अंदर भी जो कोल की कंजम्पशन है वो काफी बढ़ रही है, और पर्टिकुलरली जो ई ऑक्शन के जो रियलाइजेशन है उसमें हमने काफी अच्छा एक ट्रेंड देखा हुआ है, और उसका जो कंपोनेंट है वो भी बढ़ रहा है। तो ये कंपनी में हमें लगता है कि PSU होने के कारण थोड़ा सा एक डी रेटिंग हुआ था, और कमोडिटी स्टॉक्स करेक्ट हुए थे, उसमें थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट भी हुआ है। पर फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव, फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिविडेंड यील्ड के तौर पे ये एक अच्छा कंपनी है, और इसमें डेफिनेटली करंट प्राइस पे निवेश किया जा सकता है। हमारा जो प्राइस टारगेट है वो 290 का है। 290 का टारगेट, 1 साल का यहाँ पर आउटलुक कोल इंडिया पर खरीदारी के मौके बनते हुए हिमांग को नज़र आ रहे हैं। डिविडेंड यील्ड की हिस्ट्री अगर आप देखें काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है, और इसके अलावा भी ट्रिगर्स, कई सारे न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट भी हमने देखे हैं कोल इंडिया में, जो कि लगातार स्टॉक को खबरों में रखते हैं। 290 तक के टारगेट्स को मानकर आप चल सकते हैं। लंबी अवधि का ऑन ए 1 ईयर बेसिस आपको आउटलुक लगाना चाहिए। विजय, आपकी तरफ से अपना पहला शेयर बताएंगे। मानसी, मेरा पहला स्टॉक होगा चेन्नई पेट्रो। बहुत कम ऐसा हुआ है मेरे पूरे करियर में कि मैंने ऐसी कंपनी देखी है जहाँ पे वैल्यूएशन मिसमैच इतना ज़बरदस्त हो। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 4100 करोड़ का है। बुक वैल्यू करीब 187 की है। जो करंट प्राइस है 280 के लगभग है। इसका प्राइस टू अर्निंग 1.15 का है, लगभग 1 का है, 1। जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो करीब 20% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो करीब 51% है। इसके अलावा मैं 1-2 चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि इसका जो अभी TTM EPS आ रहा है वो 244 रुपए का है, और नेट प्रॉफिट करीब 3647 करोड़ का है। तो जहाँ पर नेट प्रॉफिट लगभग मार्केट कैपिटलाइजेशन के बराबर हो, तो एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन मिसमैच है चेन्नई पेट्रो में, और मुझे लगता है ये कैचअप करेगा। अगर कोई लंबी अवधि तक, कम से कम 2 साल तक, 1 से 2 साल तक यदि कोई रखता है, मुझे लगता है ये स्टॉक डबल भी हो सकता है। मगर शॉर्ट टर्म में भी ये अच्छा रिटर्न दिखा सकता है, 340-350 जा सकता है। मगर मैं इसको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इसको लॉन्ग टर्म 2 साल 3 साल के लिए रखिए। ये एक मल्टी बैगर है। कोई भी स्टॉक 1 की PE पे इतना लो लेवल पर सस्टेन नहीं कर सकता। इसके अलावा जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स हैं वो बहुत अच्छे हो गए हैं पिछले 1-1.5 साल में, और मुझे लगता है कि ये सस्टेन करेंगे, और गिरेंगे भी तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरेंगे। पहले करीब एक समय होता था $6-7 का ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन होता था, मगर अगर गिरेगा भी तो अब मुझे लग रहा है कि 15-16 के नीचे नहीं गिरना चाहिए, जो कि पहले से लगभग डबल होगा। तो चेन्नई पेट्रो में रिकमेंड करता हूँ बहुत स्ट्रांगली लंबी अवधि के लिए, और स्टॉक में खरीदारी करी जा सकती है। पहला टारगेट इसमें 350 का है, और अगर कोई लंबी अवधि तक रखता है तो इसमें बहुत अच्छी संभावना है कि ये 500-600 तक भी जा सकता है। ठीक है, रिफाइनिंग स्टॉक्स हमने इसे टैप भी किया था चेन्नई पेट्रो में, जब एब्सोल्युटली हम देख रहे थे रिफाइनिंग मार्जिन्स की जो खबरें आती हुई दिखी थी, उसका एक इम्पैक्ट नजर आया था, और तब हमने देखा था MRPL चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स ने एक तूल पकड़ा था, और वहां से जो मजबूती है, और अब यहाँ पर आप जानते भी हैं क्योंकि एक्सपर्ट की तरफ से भी उनकी राय आ चुकी है, कई सारे फंडामेंटल्स हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, जो कि चेन्नई पेट्रो को काफी आकर्षक बनाते हैं। चलिए, बाजार में कमाई की शिक्षा हम दे रहे हैं। 3 स्टॉक्स हमने सुझा दिए, लेकिन हमारे इस लिस्ट में कई सारे शेयर्स और भी हैं। एक और राउंड शुरुआत संजीव आपसे करना चाहेंगे। बताइए इस कड़ी में दूसरा शेयर आपका कौन सा होगा? जी, तो दूसरा स्टॉक है वो सेक्टर से है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये कंपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है, और जिस तरह का गवर्नमेंट का इंटेंट है कि
मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उसमें ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बन के उभरेगा। 84,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनके पास, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी दर्शाता है। आने वाले सालों में जिस तरह के ऑर्डर विन्स अभी रिसेंटली इनको मिले हैं, ये पूरा का पूरा इनका रेवेन्यू ट्रैजेक्टरी चेंज कर देगा आने वाले सालों में। और गवर्नमेंट का सपोर्ट है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है, कैश रिच कंपनी है, और सिर्फ 18 टाइम्स ट्रेड हो रहे हैं FY24 पे। ये मल्टी ईयर एक सिक्लिकल स्टोरी है डिफेंस सेक्टर इंडिया के लिए, और मुझे लगता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है यहाँ पे। तो यहाँ पे अराउंड 2900 का मेरा टारगेट रहेगा 1 साल का, और 2-3 साल के लिए यहाँ से भी अच्छा आउट परफॉर्मेंस कर सकता है। मेक इन इंडिया बेहद सही, और आपने अच्छी बात कही यहाँ पर संजीव। पिछले हफ्ते ही हमने जब INS विक्रांत की कमिश्निंग देखी थी, तब भी डिफेंस प्ले से जुड़े सारे के सारे शेयर्स में एक्शन देखा था। और डिफेंस स्टॉक्स ऑफकोर्स मेक इन इंडिया के बहुत बड़े बेनिफिशियरी है, और सरकार जिस तरह से स्वदेशी उत्पादन या डिफेंस प्लेस को लेकर, डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर अब अवेयर होती हुई और काफ़ी हद तक हरकत में आती हुई दिख रही है, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि डिफेंस स्टॉक्स जो हैं उनके लिए फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नजर आ रहा है। ऑर्डर विंस के चलते HL लगातार फोकस में रहता है, और इसी के चलते आप देखिए यहाँ पर मजबूत फंडामेंटल्स नजर आ रहे हैं। 2900 लगातार ये स्टॉक खबरों में रहता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अगर डिफेंस की बात हो रही है तो HL को बिल्कुल नहीं भूल सकते, सबसे पहले इनफैक्ट HL की बात होगी। हेमांग, आपकी तरफ से बताएं दूसरा शेयर इस कैटेगरी में कौन सा होगा? मेरी तरफ से दूसरा स्टॉक है ऑटो सेक्टर का प्रमुख स्टॉक मारुति, और इसके मैं ब्रीफली 2-3 कारण बताना चाहूंगा। सबसे पहला कारण ये है कि जिस तरह का रिन्यूड फोकस कंपनी ने SUV कैटेगरी में किया है, और जिस तरह का टाइम लैग उसके अंदर है, जो वेटिंग पीरियड है वो दर्शाता है कि काफी अच्छी ग्रोथ विजिबिलिटी कंपनी को मिल सकती है। और पर्टिकुलरली अगर आप ये फेस्टिव सीजन के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह का ग्रोथ हमने देखा है पैसेंजर व्हीकल में, वो लगभग 22% है, जो काफी पॉजिटिव है। दूसरा ये है कि अभी रिसेंटली सुजुकी ने अपना एक इंटेंशन दिखाया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड मॉडल्स के अंदर किस तरह के अग्रेसिव प्लान्स और इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, और उसमें एक ऐसा लग रहा है कि शायद इवन फॉर एक्सपोर्ट्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड मॉडल से, उसमें इंडिया को एक बेस के तौर पे देखा जा सकता है, जो एक बहुत बढ़िया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मारुति के लिए ओपन कर सकता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि थोड़े मेटल और कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ हो गए, तो थोड़ा स्टेबिलिटी है। तो ये एक पैसेंजर व्हीकल में हमें लगता है कि टॉप कंपनी है, और इसमें हमारा प्राइस टारगेट 11,300 का है। यहाँ पर ऑटोमोबाइल स्पेस में ऑटो दिग्गज कंपनी मारुति सुजुकी पर हेमांगा का फोकस, पॉजिटिव आउटलुक 11,300। ऑफकोर्स अगर देखें तो यहाँ पर जितनी भी दिक्कतें ऑटो को लेकर थी, ऑटोमोबाइल स्पेस को चिप शॉर्टेज की दिक्कतें, सप्लाई से जुड़ी जो दिक्कतें, वो धीरे धीरे छटती नजर आ रही है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं ऑटोमोबाइल प्लेस लगातार फोकस में है, और कई सारे पॉजिटिव्स हैं। अभी हमने देखा 1 तारीख को अगस्त ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए देखे, वो भी दमदार रहे, और उसके ठीक बाद ऑटोमोबाइल स्पेस, ऑटो एंसिलरी, बेरिंग स्टॉक्स, ऑटो फाइनेंसिंग, हर जगह अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा। और अब तो फेस्टिवल डिमांड भी है जो कि वॉच आउट करनी होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में फेस्टिवल सेल्स का धुआंधार एक्शन ऑटोमोबाइल सेक्टर देखेगा। तो यही उम्मीद है, और इसी के चलते इन तमाम स्टॉक्स में खास नजर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और विजय से जानते हैं उनका दूसरा शेयर। विजय बताएं। मानसी, मुझे जो दूसरा शेयर रिकमेंड करना है वो है हिंदुस्तान कॉपर। इसके पीछे में कुछ बुनियादी चीज़ें बोलना चाहता हूँ। पहली चीज़, जिस तरीके से EVs का चलन हो रहा है और आने वाले समय में बढ़ेगा, तो एक EV में जो कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल कार। दूसरी चीज़, अगर हम लोग सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, विंड एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है तारों में कॉपर के इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए ग्रिड तक, तो कॉपर की रिक्वायरमेंट वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है और बढ़ने वाली है। तीसरा, ग्लोबली करीब 2% की स्पीड से जो कॉपर माइंस हैं वो ड्राई हो रही हैं। इसका मतलब कॉपर की कमी हो रही है, और कॉपर जिस तरीके से जिसको निकाला जा रहा है, एक्सकेवेट किया जा रहा है और रिफाइन किया जा रहा है, मुझे लगता है आने वाले समय में कॉपर की कमी होने वाली है। ये स्टॉक करीब 600 रुपए के भाव पे चलता था कुछ साल पहले, मगर अभी मुझे लगता है कि काफ़ी अंडरवैल्यूड है,
और जिस कमोडिटी में ये अभी अवेलेबल है, मुझे लगता है कॉपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी है पूरी इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए भी, और प्लस आगे जो ईवी की बात कर रहा हूँ, जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, उसके लिए भी। तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे टाटा ये हिंदुस्तान कॉपर बहुत अच्छा लगता है। अभी बहुत ही छोटी कम वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, 115 का भाव है। मुझे लगता है कि यदि कोई 6 महीने से 12 महीने भी इसको होल्ड करेगा तो पहला टारगेट इसका 150 का है, और अगर कोई बहुत लंबी अवधि तक इसको होल्ड कर सकता है तो संभावना ये है कि दोबारा से 300, 400, 500 भी जा सकता है, क्योंकि कॉपर की कमी हो रही है। जिस कंपनी के पास कॉपर माइंस है वो विनर होंगे, तो हिंदुस्तान कॉपर लेने की रिकमेंडेशन है। जैसे 12 महीनों का नजरिया 150 के लेवल्स टारगेट्स को वॉच आउट करते हैं विजय जी। संजीव जी, आपकी तरफ से तीसरा और आखिरी स्टॉक क्विकली बताएं। जी, स्टॉक होगा मेरी तरफ से वो ऑटो स्पेस की से है, आइशन मोटर। इनमें डुअल ग्रोथ इंजन का एक देखने को मिलेगा आने वाले सालों में। एक तो इनका जो टू व्हीलर्स है, बहुत सारे ब्रांड लॉन्चेस हो रहे हैं। हंटर्स का लॉन्च अभी हुआ है, बहुत अच्छा बुकिंग हुआ है अगस्त के मंथ में। और सेकंड जो इसका है सीवी, इसके एक्सपोर्ट में हो गया या डोमेस्टिक में हो गया, अच्छा ग्रोथ आ रहा है। तो यहाँ से भी जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्प्रूव होने वाला है। और आइशर मोटर की बात अभी करें तो बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है उसकी, और 48-49% का एक अर्निंग कैगर देखने को मिलेगा 22 से 24 में। मार्जिन इंप्रूव होने वाले हैं। तो मुझे लगता है जो पहले के वैल्यूएशन इसके थे वो वैल्यूएशन इसको फिर से मिलेगा। अभी भी वहाँ से डिस्काउंट में चल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 1 ईयर टारगेट मेरा यहाँ पे जी बिल्कुल 4100 आइशर मोटर्स पर एक साल का नजरिया संजीव की तरफ से। तीसरा स्टॉक, चलिए क्विकली 2 और स्टॉक्स बचे हैं, हेमांग और विजय से जान लेते हैं। हेमांग बताएं, आपका आखिरी कॉल, आपका आखिरी पिक कौन सा होगा? मेरा आखिरी पिक है मदरसन सुमी वायरिंग, जो कि एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है और जो एक लीडर है वायरिंग हार्नेस इंडस्ट्री के अंदर। मार्केट शेयर उसका 40% है। तो जो ऑटो इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोथ है उसका एक डायरेक्ट बेनिफिट ये कंपनी को मिल सकता है। उसके अलावा कंपनी ने एक नई लाइन सेटअप की है चेन्नई के अंदर, तो उसका एक बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि जो ईवी और उसके रिलेटेड जो भी ग्रोथ है उसके लिए भी कंपनी ने काफी अच्छा कैपेक्स करके ऑलरेडी उसके प्लान्स चालू कर दिए हैं। तो ये कंपनी में हमें लगता है कि एक बहुत बढ़िया ऑटो एंसिलरी का प्ले हो सकता है, और इसका हमारा जो प्राइस टारगेट है वो 95 का है। ओके, तो मदरसन सुमी 95 के टारगेट्स। विजय, आपकी तरफ से आखिरी कॉल क्या होगी? विजय जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जो आखिरी स्टॉक बताना चाहूँगा वो भी एक कमोडिटी है, वो एक कॉफी। इसकी जो अग्रणी कंपनी है टाटा कॉफी, वो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। प्राइमरली उसका रीज़न ये है कि एक तो वियतनाम में और ब्राज़ील में फसलें खराब हुई हैं, और इसकी वजह से जो ग्लोबल कॉफ़ी प्रोडक्शन है वो नीचे आया है। और कॉफ़ी प्रोडक्शन जब भी नीचे आता है तो कॉफ़ी के रेट जो होते हैं, भाव तेज़ी से ऊपर बढ़ते हैं। टाटा कॉफ़ी के पास अपने बहुत सारे इनके कॉफ़ी प्रोडक्शन है, कुशल नगर में और दूसरी जगहों पे, कर्नाटका में, कूर्ग में, और बहुत ही लंबा चौड़ा इनका प्रोडक्शन के लिए जो ये फार्मिंग करते हैं। तो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी, ये खरीदते नहीं है, ये खुद अपनी कॉफ़ी उगाते हैं। तो इसकी वजह से इनके पास काफ़ी प्राइस का एज रहता है और इनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता दूसरे देशों से। तो टाटा कॉफ़ी में रिकमेंड करना चाहता हूँ, और मेरा ये मानना है कि करीब करीब 244-45 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। 290 का स्तर इसमें जल्दी टच हो पाएगा। और टाटा ग्रुप की कंपनी है, अग्रणी कंपनी है, और मेरा मानना है कि टाटा कॉफ़ी आने वाले 6 से 12 महीनों में बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा, और स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं। फ़ायदा मिल रहा है टाटा कॉफ़ी इन दिनों। अच्छे तेज़ी के में ही हम देख रहे हैं कॉफ़ी स्पेस काफ़ी हद तक न्यूज़ फ्लोज भी पॉजिटिव है। 290 के टारगेट्स। तो कुल मिलाकर 9 शेयर्स हमने दमदार फंडामेंटल्स वाले हमारे एक्सपर्ट से जाने। इन्हें आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। संजीव, हेमांग, विजय, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास पेशकश में अपना नज़रिया हमारे बीच रखने के लिए, और साथ ही ये दमदार स्टॉक्स हमारे साथ, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए। एक शिक्षक का बेहद बड़ा रोल होता है, बड़ा किरदार होता है एक
इंसान या कह सकते हैं कि उनके स्टूडेंट के भविष्य की तस्वीर बनाने में एक हिदायत यही दूंगी कि हर शिक्षक को हम नमन तो करें, लेकिन किसी दिन अगर आपको शिक्षक बनने का मौका मिले तो अपने स्टूडेंट की बेहतरी के लिए पूरी कोशिश कीजिएगा, किसी के भविष्य को निखारने की पूरी कोशिश कीजिएगा। यही उम्मीद और इसी अच्छे विचार के साथ इस खास पेशकश को हम यही समेट रहे हैं। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।